अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छा, अब्दुल्ला से हम कुछ बातें करेंगे ताकि हम गेज कर सकें कि आज अब्दुल्ला का क्या हाल है। अब्दुल्ला कैसे हैं? बेहतर है तबीयत पहले से। बेहतर लग रही है आपको? हाँ, ये मतलब गरारे वगैरह करें तो आवाज़ ये कहाँ आपकी यूटिलाइज हो रही है आजकल? आवाज़ रियाज बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। वही मुझे लग रहा है कि सुबह तो निकल नहीं रही होती आवाज़, तो ये कर क्या रहे हैं कि आजकल लगता है बहुत शादियाँ और नहीं, मैं फंक्शन नहीं पकड़ रहा हूँ, लेकिन चूंकि हम मौसीकी की रियाज की बातें कर रहे हैं तो आज के शो में बड़े ही ज़बरदस्त दो म्यूजिशियन कव्वाल हमारा साथ देंगे। आपने इनका जियो न्यूज़ प्रेजेंट्स कोक स्टूडियो में यकीनन गाना सुना होगा और ठगियाँ, और उसके बाद इनका सफ़र कैसा गुजर रहा है और इनके कुछ गीत, कुछ कव्वालियाँ हम यहाँ पर सुनने की कोशिश क्या करेंगे, सुनेंगे। हैव अ वेरी म्यूजिकल एंड ऑफ द ईयर आई वुड से। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें जिससे थोड़ा सा लोग हमसे नाराज़ रहे कि भाई इस साल या फिर पिछले कुछ अरसे में आपने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुनाया लाइव ऑन द शो, सो वी आर गोइंग टू ट्राइंग टू रेक्टिफाई दैट। उसके अलावा भी क्रिकेट का आपने जिक्र नहीं किया, मतलब जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो उसका जिक्र तो बनता ही है ना। भाई आगा सलमान की ज़बरदस्त सेंचुरी रही है और उनकी भी तबीयत खराब थी। कराची में वैसे हर तीसरा शख्स जो आपको मिल रहा है उनका ये कहना उसकी तबीयत खराब ही है। तो ही सेड कि जी ओवरनाइट मेरे बहुत तबीयत खराब थी और ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट मैच और परफॉर्मेंस भी थी सब कुछ, लेकिन डिस्पाइट दैट ही डिड वंडरफुल। तो आई थिंक बल्कि व्हाट आई थिंक क्या हम अच्छी पोजीशन में हैं इन द मैच। हाँ, और साथ ही मैं अपनी टीम से कहूँगा कि अगर ये हो रही होती तो मैं कर लेता ना, तो इसलिए आप इसको क्यों कर दें, जो भी है हम अगली कहानी करना चाहते हैं। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और एंड ऑफ द ईयर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, अपने दोस्तों से बातें करें और तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बड़े रेजोल्यूशंस जो हैं उन पे भी गौर किया जा रहा है। स्पेयर मी विद न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी, नॉट दैट आप कोई पूरी करते हैं या रखते नहीं, मुझे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे ये आइडिया और कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता और कामयाब नहीं रहता। किसी को जो माइलस्टोन, जो चीज़ सूट करती है, जो चीज़ वो अचीव कर सकते हैं, दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर यू, डू इट। मैं ये कहता हूँ कि न्यू ईयर के बाद कोई रेजोल्यूशन बना ले, क्योंकि अमूमन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के साथ ये बात जुड़ी होती है, तय होती है कि उन्होंने तो पूरा होना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के हो भी वैसे ही अदर देन न्यू ईयर्स आप रेजोल्यूशन बना ले, माइलस्टोन एक सेट कर ले। इट इज नॉट अबाउट रेजोल्यूशन बनाना, इट इज अबाउट असेसमेंट कि जो साल गुजरा है उसमें आपने क्या अचीव किया। तो वो रेजोल्यूशन की जब बात हो रही है तो उसमें आप गेज कर सकते हैं ना कि आपने इस साल में क्या क्या अचीव किया जो आप करना चाहते थे। वेरी सीरियस नोट, ये जो साल का आखिर है ये इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल में सभी लोग मुब्तला हैं, चाहे वो नौकरी पेशा अफराद हों या कारोबारी तबका हो, क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट के लिटरली दहाने पर खड़ा हुआ है और शदीद ख़तरा जेन्युइनली इस मरतबा मंडला रहा है। मंडला क्या रहा है? इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल अनलेस एंड अनटिल हम IMF जो इक़दाम कह रहा है वो ना उठाएं। अगर IMF जो इक़दाम कहता है हम वो ना उठाएं तो इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। IMF के इक़दाम जो उठाएंगे हम, उससे भी हमारा तो बुरा हाल ही होगा, एज़ एन अवाम पे तो बोझ ही पड़ेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर अफरात ज़र में इतना इजाफा होगा कि हम सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमारा रुपये इतना डिवैल्यू होगा कि कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। सो द सिचुएशन वुड बी मच वर्स देन इट वुड बी आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग IMF की शराइत। हैविंग सेड दैट आई थिंक वी आर जंपिंग द गन हियर। अभी हम इतना डराना भी नहीं चाह रहे। नहीं डराना चाहिए वैसे अब, क्यों? क्योंकि इतना ही बुरा हाल है अब। अच्छा ठीक है, लेकिन ठीक है, मतलब वी स्टिल हैव टू गिव सम होप और इससे बेहतर भी हो सकता है। लेट्स स्टिक टू दैट। कुछ बेहतर खबर से शुरू तो करना चाह रहे थे, लेकिन अभी आपको बता दें कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 26 साला आमिर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। जब इस किस्म की खबर आती है ना तो हम बहुत ही परेशान भी हो जाते हैं, बिकॉज ये इट हैज़ बिकम रादर कॉमन, जिसके बारे में हम कुछ सालों से बात कर रहे हैं कि क्या हमारी पुलिस फोर्स जो है वो ट्रेंड है कि नहीं, कि बीच में कोई शहरी वगैरह भी होते हैं व्हेन यू आर चेजिंग क्रिमिनल्स। तो शाहीन फोर्स के एहलकारों ने आमिर को रोका और वो नहीं रुका। यूजुअली आपको पता ये है, एक नोटोरियस इमेज पुलिस वालों के साथ जुड़ा हुआ है कि रोकेंगे, भत्ता लेंगे, रिश्वत मांगेंगे, बिला वजह अजियत देंगे। एक बच्ची, लिटरली 3-4 साल की बच्ची इस मोटरसाइकिल पर सवार थी, एक बुज़ुर्ग शहरी भी सवार था, और ये जब नहीं रुके, फिर जब जाके रुके तो पुलिस वालों ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। और जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि उन्होंने कहा कि अब तो रुक गए, अब क्यों फायरिंग कर रहे हो। उसके बाद टांग में गोली मारी और उसके बाद भी फायरिंग का सिलसिला, शायद वो गुस्सा चढ़ गया था, बदला उतार रहे थे, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। खैर अब ये तीनों पुलिस एहलकार जो है वो हिरासत में है, लेकिन वी वंडर
कि लवाहिकीन को इंसाफ मिल सकेगा, क्योंकि पेटी भाई को बचाने के लिए अक्सर लोग आगे आ जाते हैं। और आपको पता है ना कि अब हर चीज़ सामने नज़र आ रही होती है, CCTV इज़ एवरीवेयर, सो लिहाजा कोई भी चीज़ आप बड़ी असल शक्ल में देख भी सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कराची के शहरी जो हैं वो तंग आ चुके हैं इस चीज़ से कि भी डाकू भी हमारे पीछे पड़े होते हैं, क्रिमिनल्स भी हमारे, पुलिस वाले भी पीछे पड़े होते हैं, पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी होती है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू गेट अस। और वो वाकई अब इस किस्म के जब वाक़यात सामने आते हैं तो आपको नज़र भी आ जाता है कि जिनको मदद करनी चाहिए, जिनको थोड़ा सा पेशेंस और तहम्मुल दिखाना चाहिए कि पहले चेक तो करें कौन है, क्यों मार रहे हैं हम, नहीं। वो आई थिंक ये जो मकतूल है ना, इसकी 14 माह पहले शादी हुई थी, एक बच्चा था इसका छोटा, जो अभी होश में भी नहीं आया होगा कि उसका बाप आपने इस दुनिया से उससे उसके घर वालों से छीन लिया। इस बच्चे की कफालत की जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर कफालत की कोई जिम्मेदारी ले भी ले तो क्या इसके बाप की रिप्लेसमेंट कोई दुनिया में चीज़ फराहम कर सकती है? मतलब अपनी अना, अपना गुस्सा निकालने की खातिर एक पूरा ख़ानदान, एक ख़ानदान का सरबरा कत्ल कर देना, उनकी दुनिया उजाड़ देना, ये क्या इसको नाम दें हम? इस हैवानियत को क्या नाम दिया जा सकता है? अजीब सी बात है। और क्यों हम इतनी बार ये बात कर चुके हैं, हमारी पुलिस हुकाम से ये बात हो चुकी है, बल्कि उनका भी ये कहना है कि जी हम बिल्कुल रीविजिट कर रहे हैं, हम दोबारा से रीट्रेन कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा सब कुछ, बट नॉट रियली। हर कुछ महीने बाद हमें इस किस्म की एक खबर सामने आती है, हम उसको हाईलाइट करते हैं, बट नथिंग रियली चेंजेस। अब SSP साहब का क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि वो भी क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में, सुनिए सर। उनका वजन है कि शायद उन्होंने इनको रोकने के लिए कहा और फिर उसके बाद वो नहीं रुके और जब वो पीछे आए तो बकौल उनके को फायर किया, और उनमें से शायद 2 में से 1 बंदा मुसल्ला था। लेकिन जिस तरह ये अभी वीडियो से भी साबित हो रहा है कि साथ एक छोटी बच्ची भी थी, तो शायद उनकी स्टोरी जो है वो एड अप नहीं हो रही हमारे पास। और जब वो एक यहाँ के बिल्डिंग के CCTV देखे गए तो उसमें वो नज़र आ रहा है कि वो जब इस बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, ये जो मकतूल आमिर साहब हैं, तो वो उस टाइम अपने आप को कह रहे थे कि आप पुलिस वालों को कहते कि आप मुझे क्यों इस तरह सरेंडर करते, मतलब कि अगर आपने कोई पूछताछ करनी थी मुझसे कर लें, तो फिर भी पुलिस वालों ने उसको किया। मतलब CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है कि वो जब अपनी फ्लैट की सीढ़ियों पे पहुंचे हैं और पुलिस ने उन पे फायर खोले हैं, तो वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं पुलिस वालों से कि भाई क्या हो गया है, क्यों गोली मार रहे हो? लेकिन आप सोचिए, वो स्टेट ऑफ माइंड सोचिए कि ये हमारे कहने से नहीं रुका। वो जो दादागिरी है ना, हाँ। वो स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है कि ये तो हमारे कहने से नहीं रुका, हम इसकी जान ले लेंगे। होता कौन है ये? मतलब ये कौन होता है? चीजें जो हैं ये दिमाग में आती हैं। और एक और बात, जो हम पाकिस्तानी शहरी हैं ना, खासतौर पे अगर कोई क्रिमिनल ना हो, कोई कातिल ना हो, कोई दहशतगर्द ना हो, तो हम पुलिस से पंगा नहीं लेंगे। अगर पुलिस रोके तो रुक जाएंगे भाई, हमें पता है कि पुलिस क्या कैपेबल है करने की, सो वी विल स्टॉप। लिहाजा ये अगेन अब्दुल्ला, इट कम्स डाउन टू ट्रेनिंग। और आपको पता है कि हमने पुलिस के भी वैसे तो हालात देखे ही हैं कि बड़ी फ्रस्ट्रेटिंगली डिसअपॉइंटिंग किस्म की सिचुएशंस में लॉन्ग आवर्स, अंडरपेड वो भी काम करते हैं, तो वो मेरा ख्याल है जो गुबार है वो निकल ही आता है कहीं ना कहीं। वो गुबार क्या, ऐसा लगता है कि दुनिया में तमाम काम खत्म हो गए। एक अपनी आंखों देखा हाल बताता हूँ मैं आपको। एक नाके पे पुलिस एहलकार एक नौजवान से, मतलब नॉट सो नौजवान, 25-30 साल का लड़का होगा, उससे बहस कर रहा है। उसकी अपनी गाड़ी में उसके ज़ाती इस्तेमाल का एक शीशा पड़ा हुआ था, शीशा हुक्का जिसे कहते हैं, पीने वाला। गाँव में तो पब्लिक स्पेसेस पे ठीक है पाबंदी है, लेकिन अगर उसकी गाड़ी में पड़ा हुआ है या वो अपने घर लेके जा रहा है या घर से लेके आ रहा है, तो आप उसे कह रहे हैं कि आप थाने चले साथ हैं? ये हैरासमेंट है, ये हैरासमेंट है। थाने चले साथ और ये हम जब्त करेंगे। किसी की गाड़ी में कुछ भी पड़ा हो जो आपको ना अच्छा लग रहा हो, उससे आपका अनलेस एंड अनटिल के ड्रग्स या अल्कोहल है, कोई वेपन्स हैं, कोई ड्रग्स हैं, कोई कॉन्ट्राबैंड है, दैट्स अनदर स्टोरी। अदरवाइज उसकी गाड़ी में कुछ भी हो। अब्दुल्ला, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बात हो जाएगी, हम इस पे बात इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस। जिसका जो दिल चाह रहा है वो होता है, और अब इस किस्म की खबरें सामने आएंगी तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है वी नीड टू मूव ऑन। और भी हालात जो हैं वो थोड़े से तशवीशनाक हैं। मुल्क में आपको पता है कि दहशतगर्दी की नई एक लहर जो है वो सर उठा रही है, और कल अदम तंजीमें जिन्हें चंद साल पहले तक पूरी रियासती ताकत से कुचल दिया गया था,
अब फिर पाँव जमाने की कोशिश कर रही हैं। और कराची में भी आपको बताएं सिक्योरिटी अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। 23 दिसंबर को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाई गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बिल्कुल मान रहे थे कि दहशतगर्द जो हैं अनासिर जो हैं वो सरगर्म होने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसका सबूत हमारे सामने है। हालिया दिनों और हफ्तों में दहशतगर्दी के वाक़यात फिर सर उठा रहे हैं। अभी बन्नू में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई दिल खराश था और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वाक़यात की रोकथाम के लिए और इनको दोबारा ये जो सर उठा रहा है ये नासूर, इसको कुचलने के लिए इंशाअल्लाह हम मीटिंग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मिलकर सूबाई हुकूमत और वफाक और इदारे मिलकर इंशाअल्लाह इसको हम अपना डील करेंगे और इसको मुकम्मल इसकी बेहतरी होगी ताकि पाकिस्तान के अंदर दोबारा अमन लौट के आए और ये भत्ताखोरी और ये लोगों को जो रात को तंग करना, यरगमनाल बनाना, ये जो कई साल सुकून रहा, दोबारा ये दोबारा जन्म ले रहा है फितना, इंशाअल्लाह इसका खात्मा होगा। ये आपने वज़ीर आज़म की गुफ्तगू भी सुनी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने भी मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया है और कुछ सवालात भी उठाए हैं। सुनिए ज़रा। किसने इनको इजाजत दी पार्लियामान के पूछे बगैर कि दहशतगर्दों का पांव पकड़ के मुज़ाकरात शुरू करे? किसने दहशतगर्दों को पाकिस्तान के जेल से निकाला? किसने इजाजत दी कि दहशतगर्दी आज एक बार फिर अपना सर दुखा रहा है? किसने इजाजत दी कि वो वापस भी आए, वो हथियार भी ना फेंके, वो आपका कानून कानून ना माने, आपका आईन आईन ना माने? हमें हिसाब चाहिए, हमें हिसाब चाहिए कि ये होने कैसे दिया। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि अमेरिका ने सिफारती अमले को पाकिस्तान में गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया है। ये उन्होंने ट्रैवल डायरेक्टिव्स जो हैं ये दी हैं और सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद में 25 मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी हिफाजती चेक पोस्ट जो हैं वो कायम कर लिए हैं। अब इन चेक पोस्ट से भी मुझे डर लगता है, इस पर भी कोई तेज़ी में जा रहा हो, ना देखे ना रुके तो उसके बाद क्या हो सकता है, वी डोंट नो। एनीवे, देखा यह गया है कि शहरी चेकिंग पर या तो ताबून नहीं करते एग्जैक्टली एज आई वाज सेइंग, या फिर बिला वजह बहस और एक अजीब किस्म की सिचुएशन कायम हो जाती है और लोग खड़े हो जाते हैं इर्द गिर्द, एक डक्का सा, एक ब्लॉकेट सा है वो बन जाता है। और शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो ख़तरात और हालात को समझें और अगर उनको रोका जाए तो प्लीज़ रुक जाए। धक्के से मुराद वैसे यहाँ रुकावट है तो और क्या था? ब्लॉकेड। हाँ, ब्लॉकेड धक्का पंजाबी में कहते हैं ना। People know I'm पंजाबी। ठीक है, आप प्राउड मैं जरा ट्रांसलेट कर रहा था, मैं तो बता रहा था। आई एम श्योर उनको पता है, मतलब आपके कहने से कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ जाएगी। सिक्योरिटी एहलकारों से ताउन करें, इतनी सी बात हम सबको समझाने की कोशिश भी करते रहते हैं और अब भी यहाँ ये समझा रहे हैं। ये हम सब की हिफाजत के लिए किया जा रहा है जो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लाइसेंस दे दिया जाएगा सिक्योरिटी एहलकारों को लोगों को हिरास करने का गैर ज़रूरी तौर पर। पुलिस वालों को पर्टिकुलरली, लोगों को तो और आम आवाम को तो हम बिल्कुल डायरेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस दे ही रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारे जो हैं, एहलकार जो हैं, उनको भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ताउन करना चाहिए इन द सेंस कि लोग डर जाते हैं जब उनको वैसे ही रोका जाए। सो यू बी ईजी, योर चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी यू नो कुछ कंफर्टिंग होने चाहिए थोड़े से, ताकि अगला कोई ताउन करे आपके साथ हैंड इन हैंड। फर्स्ट लाइन, वैसे मैं बताऊं, इसकी ना ट्रेनिंग होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन शुड बी कि किसी को भी रोकें, ये हम आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। पहली लाइन अगर यहाँ से ही बात शुरू करें ना तो अगला जरा समझ जाएगा। मुझे यकीन है कि अगर हम इनके ट्रेनिंग मैनुअल्स खोलें ना तो उनमें ये लाइनें होंगी। अब ये डिलीवर हो ना हो दैट्स अनदर स्टोरी, और कौन चेक कर रहा है। अच्छा जी, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया राना साहब। राना साहब, इस्लामाबाद में जुमे को एक दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया गया, पुलिस एहलकारों ने जान की कुर्बानी देकर ये नाकाम बनाया। कुछ वाज़ेह हुआ है कि दहशतगर्द कौन सा ग्रुप था, कौन लोग थे, टारगेट क्या था उनका? जी, ये सारा वाज़ेह हो चुका है और ये केस जो है वो पूरी तरह से रिज़ॉल्व हो गया है, लेकिन मैं सारी डिटेल्स तो ऑन एयर नहीं कर सकता, अभी उसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि हमने कुछ लोगों को और
कुछ चीज़ों को जो है वो फर्दर जो हम इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई नेटवर्क इन लोगों के पीछे नहीं था। 100 थे जो कि जिनका तल्लक जो है वो पेशावर से था, और ये उसी दिन इसको लेके आया एक आदमी, और ये कुरुम एजेंसी के इलाके से ये लोग आए हैं और आके यहाँ वहाँ से उसको टैक्सी जो है वो किराए पे ली। टैक्सी ड्राइवर जो है वो इस दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं था, बल्कि वो ऐसे ही है कि वैसे जैसे उनको उसको कहा कि भी आप हमें जो है वो इस्लामाबाद तक इसे छोड़ आएँ। तो जो 100 थे जिन्होंने इसे यहाँ तक पहुँचाया, वो दोनों आदमी जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा पीछे यहाँ से ये लोग चले हैं, वहाँ पे भी जो है वो कार्रवाई जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो कर रही हैं। तो हदफ इसका यही था कि ये इस्लामाबाद में किसी जगह भी आके जहाँ पे कोई ज़्यादा लोग इकट्ठे हों या कोई इम्पोर्टेंट ऑफिस हो, तो वहाँ पे इसने आके अपने आप को ब्लास्ट करना था। जो पहले इन्फॉर्मेशन थी कि शायद ये असले से भरी हुई गाड़ी थी, ऐसा नहीं था। ये ख़ुद कुछ हमलावर था और उसने जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठा उसने अपने आप को एक्सप्लोड किया, तो वो गाड़ी के जिस तरह से प्रक्षे उड़े, तो उससे पहले ये शुबा हुआ कि शायद ये गाड़ी जो है इसमें जो है वो असला था। तो ये केस जो है ये पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुका है, और इसके मुताबिक हमने जो है वो फर्दर जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स दिए हैं। इसमें मुहतात रहने की ज़रूरत तो है, लेकिन कोई खौफज़दा होने की बात नहीं है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और इस्लामाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, और इंशाअल्लाह ताला जो है वो अपने शहर की, अपने शहरियों की जान व माल की हिफाजत करेगी। अच्छा राना साहब, इस हमले के बाद ख़ास तौर पर नज़र आया है कि गैर मुल्की सफारत खानों ने अपने शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत कर दी है, और इस्लामाबाद पुलिस ने ख़ुद भी इक़दाम बढ़ा दिए हैं। तो क्या अब भी बड़ी दहशतगर्दी की इंटेलिजेंस या कोई ख़तरा मौजूद है? जी, इस किस्म की कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं है, और इस बारे में हाई अलर्ट करना तो ये वक्त की ज़रूरत है। और इस हिस्से में जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने जो भी मेजर्स जो है वो ज़रूरी थे वो सारे मेजर्स जो है वो लिए हैं, लेकिन वो एक हिफ्ज़े मातकदम आप कह लें। बाकी कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक जो है वो थ्रेट नहीं है। जनरल थ्रेट तो आपके इल्म ही है कि वो तो हर वक्त रहती है, और उसके मुताबिक लोगों को मुहतात रहने और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को जो है वो अलर्ट पे रहने की जो है वो हमेशा जो है वो डायरेक्शन होती है। अच्छा, एक तरफ आपको पता ही है, हम इन हालात को डिस्कस कर रहे हैं राना साहब, और उभरते हुए चैलेंजेस जो आपके लिए भी चैलेंज हैं और आवाम के लिए भी ख़तरे की घंटी हैं। दूसरी तरफ हमारी सियासी और मोर प्रिसाइसली आप लोगों की सियासी लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अब सुनने में क्या आ रहा है, अब मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाए बगैर इसी पंजाब असम्बली के में ख़ुद हुकूमत बनाने की तैयारी में है या कोशिश कर रही है, और बड़े अरसे से, बड़े दिन से ये कोशिश चल रही है। कैसे नंबर पूरे करेंगे आप लोग? देखिए, जहाँ तक सियासी लड़ाइयों का तल्लक है, जब तक इस मुल्क की सियासत में इमरान खान का वजूद कायम है, ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। ये एक ऐसा इंसान है कि जो फितना और फसाद के ऊपर उसका जो है वो पूरा बयानिया है। आप मुझे बताएं कि जो आदमी ये कहे कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकता, उनके साथ बात नहीं कर सकता, बल्कि मुखालफ सियासी जमातों या सियासी रहनुमाओं से मतलब कहे कि उनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं पहले मर जाऊं। आप मुझे बताएं कि वो आदमी जो है वो जब तक फिर उस मुल्क की सियासत में होगा, वहाँ पे कोई अमन हो सकता है, वहाँ पे सुकून हो सकता है, वहाँ पे मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। ये जब तक इसका जो है वो पाकिस्तान के अवाम अपने वोट से इसे इस मुल्क की सियासत से माइनस नहीं करेंगे, ये आदमी जो है ये इस मुल्क में ना अमन आने देगा, ना सियासी रवादारी आने देगा। ये जो है ये ओए तोए का कल्चर, लोगों की बेइज्जती, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात, नित नए जो है वो झूठी कहानियाँ, बयानिए, ये जो है यही काम जो है ये जब से इसने होश संभाला है या इसकी कोई आवाज़ बनी है सियासत में, यही काम कर रहा है, यही ये काम करेगा।
पंजाब में देखें, पंजाब असम्बली जो है वो कोई खेल तमाशा तो नहीं है कि एक आदमी जो है उसने रावलपिंडी में इंसानों का समुंदर इकट्ठा करना था, उसमें वो नाकाम रहा तो उसने कहा कि जी मैं अब असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। और फिर जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का वो दुहाई दे रहा है, वो कहता है कि जी 99% हमारे लोग चाहते हैं कि असम्बली ना टूटी जाए, तो भाई फिर आपने तोड़ने की जो है वो असम्बली पे साइन कर दी है। तो ऐसी सूरत में उसे एतमाद का वोट लेना जो है ये उस बनता है। गवर्नर ने सही एडवाइस दी है। बाकी अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले सकता तो फिर जो है वो इलेक्शन होगा, और अगर इलेक्शन में पहले वोट में कोई अक्सरियत ना ले सके, यानी 186 का नंबर हासिल ना कर सके, तो जो रन ऑफ इलेक्शन होगा उसमें फिर जो लोग असम्बली में बैठे हैं उनकी तादाद कुछ भी हो, भले 371 में से वहाँ पे 150 आदमी बैठा हो, तो उनमें से जो आदमी अक्सरियत लेगा वो जो है वो हुकूमत जो है वो बनाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हमारे नंबर इंटैक्ट हैं। इनके नंबर जो है वो हमारी इतला के मुताबिक इंटैक्ट नहीं है, इसलिए कि लोग नहीं चाहते कि असम्बलियाँ जो है वो तोड़ी जाए, और इस बात की गवाही वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब खुद दे रहे हैं। ये तो आवाम को ही फैसला करने दें कि किसका बयानिया सच्चा है किसका झूठा। आवामी वोटों से आपने कहा फैसला कर लेंगे। शख्स का जिक्र किया, अब एक पे तो नहीं सब कुछ आप थोप सकते कि जी इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ या इसकी वजह से बहुत कुछ हो गया। और ख़ासतौर पे आपने ये भी कह दिया कि हज़ारों लाखों लोगों का समुंदर लेके आना था जो नहीं कर सके, तो आई गेस फिर आपको पता भी चल रहा है कि इतनी भी पॉपुलर सपोर्ट शायद नहीं है। सो यू कांट पिन ऑल द ब्लेम ऑन हिम। ये तमाम सियासी जोड़ तोड़ या खबरें अफवाहें चलती रहेंगी, लेकिन मुल्क को इस वक्त हुकूमत से बड़ी कारकर्दगी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मईशत के लिए बड़े सख्त फैसले लेना ज़रूरी है। क्या आप अब भी सियासी तौर पर इस पोजीशन में नहीं आए कि ये सख्त लेकिन अशद ज़रूरी फैसले जो हैं वो आप ले सकें? देखिए, पहले 3.5 साल पौने 4 साल जो है वो इमरान खान ने जो है वो जो बैठाया ऐसी गलत पॉलिसियाँ इख्तियार की, नैब का बेदरेग इस्तेमाल किया, अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए, IMF के साथ एक बहुत ही जो है वो गलत मुआहदा किया। उस मुआहदे की पादाश में इस वक्त जो है वो सख्त फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। उस मुआहदे की वजह से जो है वो महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बाकी बिजली की कीमतें वो अभी भी कह रहे हैं कि और बढ़ाएं। तो उस वजह से अब मुल्क जो है वो जिस सतह पे आ पहुंचा है, इसका हल जो है वो इलेक्शन नहीं है, इसका हल चार्टर ऑफ इकॉनमी है। जब तक तमाम जमातें जो हैं वो सर जोड़ के ना बैठें, अपोजिशन भी हुकूमत भी, और एक इकॉनमी का एक रोड मैप जो है वो सेट ना करें, तो उस वक्त तक मुल्क जो है वो इस दलदल से निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और भले हम हों या कोई और भी हो, तो हम तो इसके लिए तैयार हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अप्रैल में जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, उस वक्त भी अगर हम जो है वो केयर टेकर्स को मुल्क दे के इलेक्शन में चले जाते, तो 90 दिन में इलेक्शन क्या होना था, 45 दिन में जो है वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। अब तक हमने बड़े सख्त फैसले करके जो है वो मुल्क को संभाला हुआ है। आइंदा भी सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं, और अभी भी ये पोजीशन है कि अगर हम केयर टेकर्स को मुल्क दे के चले जाएं तो इलेक्शन के लिए, तो शायद इलेक्शन से पहले जो है वो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इस वक्त को संभाला जाए, मुश्किल फ़ैसले किए जाएँ, मुल्क को इस दलदल से निकाला जाए। उसके बाद ठीक है, मुल्क भी यही है, इलेक्शन भी यही है, सारा कुछ जो है वो हो सकता है, लेकिन मुल्क की बका जो है वो बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही है इमरान खान साहब की। वो एक ही काम पे लगा, वो बाकायदा इस वक्त कैंपेन चला रहा है मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने के लिए, नित नई हरकतें भी कर रहा है, प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, अपने बंदों को भी कह रहा है कि ये करें वो करें ताकि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करे। तो ये इंतहाई बदकिस्मती है कि एक ऐसा सियासतदान इस मुल्क में जो है वो पैदा कर दिया गया है, जिसको जन्म दिला दिया गया है कि जो अब जो है वो गले पड़ा हुआ है इस मुल्क के, जो है वो मुल्क को तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आवाम जब तक वोटों के ज़रिए जिनको आप फितना कहते हैं उनको नहीं निकालेंगे। लेट्स सी, आवाम ही फैसला करेंगे अल्टीमेटली। वो अपना बयानिया बनाते हैं, आप अपना बयानिया बनाने की भी कोशिश करें और कुछ कारकर्दगी पर तवज्जो दें, बिकॉज वट एवर बयानिया दैट यू गाइज आर ट्राइंग टू मेक, इट्स नॉट वर्किंग आउट अपेरेंटली सो फार।
सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द परफॉर्मेंस। और फिर हम मईशत की बात करते हैं और हम ऑब्वियसली एक प्रोग्रेशन, एक चेंज चाहते हैं, मतलब उसकी बात होती है, लेकिन इवन इन कॉन्वर्सेशन वो खान साहब का जिक्र आ जाता है, या उसका कसूर है, या उसने ये किया, 4 साल क्या हुआ, मतलब दिस वी नीड टू गेट अवे, मूव अवे फ्रॉम दिस ब्लेम। और हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब जब आएंगे, अगर आए कभी, तो वो ये नहीं करेंगे, वो अगले 5 साल भी यही करेंगे, क्योंकि यही होता रहा ना गुज़श्ता 4 साल भी। So probably we all need to, you all need to sit together, and primarily Khan Sahab need to sit with rest of them, with rest of you guys, to discuss कि अब इस मुल्क को कैसे बचाना है, क्योंकि अब तो उसी नहज पे मामलात आ गए। उसका जवाब तो राना साहब अभी देखे गए हैं, तो उन्होंने, खान साहब ने तो पहले ही कह दिया कि मैं तो बैठूंगा ही ना इनके साथ, तो बैठेंगे ही नहीं, तो बात क्या होगी। एनीवे ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, एक तरफ नजम सेठी कह रहे हैं कि मामलात इतने ख़राब हैं कि वो तो PSL कराने से भी बड़ा चैलेंज बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एज इन उनको ठीक करना। दूसरी तरफ रमीज़ राजा कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो मेरा सामान नहीं उठाने दिया। अब क्रिकेट तो पाकिस्तानियों के खून में शामिल है, क्रिकेट से वाबस्ता कोई भी खबर दिलचस्पी से लोग सुनते हैं, देखते हैं। जैसे क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियाँ सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बनी हुई हैं। रमीज़ राजा की जगह नजम सेठी को लाने पर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। रमीज़ राजा का भी इस पर रद्द अमल आया और वो फट पड़े। नहीं, वैसे मुझे समझ नहीं आता कि चाहे अच्छा काम कर रहे थे, गलत कर रहे थे, जब ये पॉइंट खुद कह दिया तो अगर कोई गलत काम कर रहा था तो उसे क्यों ना बदले। नहीं, और अजीब बात ये हमें लग रही है क्योंकि रमीज़ राजा साहब को तो पता होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि PCB के चेयरमैन का ओहदा जो है वो आज से नहीं, हमेशा से सियासी रहा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड। और उसूली तौर पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं होना चाहिए सियासी, लेकिन आप भी एक सियासी तकर्रुरी थे सर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही अब क्या किया जा सकता है। और माजरत के साथ आई एम सॉरी हैव टू बी सेड कि खुद रमीज़ राजा की अपनी तैनाती भी सियासी बुनियाद पर ही हुई थी, नॉट टू लॉन्ग अगो। तो ये कैसे, मतलब काफ़ी जिस तरह आपने कहा ना, फट पड़े हैं, तो इस बात की समझ नहीं आए। तजुर्बाकार साबिक खिलाड़ी तो इस वक्त और भी बहुत से, बल्कि जब रमीज़ राजा को किया था तैनात तो तब भी बहुत सारे थे, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पसंद रमीज़ राजा ही थे, तो लिहाजा उन्हीं को बना दिया गया। और PSL 2022 के इफ्तिताह पर रमीज़ राजा की इमरान खान से वालेहाना अकीदत और इजहार तशक्कुर का, मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी वायरल हुई थी और इतनी देर नहीं हुई कि हम सारे भूल जाएं। बहुत ही क्रिंजी सी वीडियो थी। नहीं, ये उस वक्त भी जब आई थी तो हमें थोड़ी सी अच्छी भी लगी थी, मतलब वी टेक एवरीथिंग इन स्ट्राइड, खासतौर पे जब क्रिकेट कंसर्न्ड हो। लेकिन अब आके इतना कुछ कहना, इट डज नॉट मेक सेंस। जब रमीज़ राजा साहब, आप खुद भी तो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी थे भाई, लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया, ज़का अशरफ, एहसान मानी, बहुत से, नजम सेठी इनिशियली, एंड देन यू, एंड देन अगेन नजम सेठी। उसूली तौर पर बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इमरान खान साहब से लोग मायूस क्यों हैं? क्योंकि जब नजम सेठी या एट्सेट्रा को लोगों को लगाया जाता था ना, तो वो कहते थे कि वज़ीर आज़म कौन होता है ये तकर्रुरी करने वाला। तो जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की, उन्होंने भी उसको वहीं से ऑपरेट किया जहाँ से उनके पहले वज़ीर आज़म करते रहे हैं। तो वो कहते, बस बात इख्तिलाफ सिर्फ इतना सा है कि वो कहते कुछ और थे और किया उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बिल्कुल ही कुछ और किया उन्होंने, वही सब कुछ जो इससे पहले भी होता रहा। अच्छा, इस बात पे इख्तिलाफ होता है। या हुसैनी हमारे साथ हैं। और या क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। हम चाहते तो नहीं हैं कि हर चीज़ में ही पॉलिटिक्स आ जाए और हर चीज़ को पॉलिटिकल बना दिया जाए, लेकिन PCB में खासतौर पे रमीज़ राजा साहब की जो इस वक्त स्टेटमेंट्स हैं वो तो मज़ीद पॉलिटिसाइज कर रही हैं इस इशू को, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और जितना कुछ आपने दिखा दिया है और जितना कुछ आपने और अब्दुल्ला ने बता दिया है, मेरा उसके बाद कुछ कहना और बोलना बनता नहीं है। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। ये जो भी आप वीडियो दिखा रही थी, मेरा ख्याल है नजम अजीज सेठी साहब ने तो नवाज शरीफ के साथ तस्वीर खिंचवाई, शहबाज शरीफ के साथ मिले जाके अपनी बेगम जुगनू मोहसिन के साथ, लेकिन हाथ बांध के तो वो भी नहीं खड़े हुए जिस तरह रमीज हसन राजा साहब इमरान खान साहब के सामने हाथ बांध के खड़े हुए थे। और ये जो लोग बात कर रहे हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह क्रिकेटर को होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा 30 साल पहले पीछे लेकर जाना चाहूंगा। जब 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान साहब की सरबराही में, तो आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा उस वक्त क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन था। उस वक्त जाहिद अली अकबर साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। क्या वो क्रिकेटर थे? और अभी रमीज राजा साहब जो बात कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह क्रिकेटर को होना चाहिए, और कल इमरान खान साहब ने भी यह बयान दिया कि रमीज राजा बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो रमीज राजा से पहले जो एहसान मानी साहब को इमरान खान साहब ने क्रिकेट बोर्ड का सरबराह लगाया था,
वो क्या कोई क्रिकेटर थे? तो ये तो बहस अब खत्म हो जानी चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह क्रिकेटर को होना चाहिए। अब आ जाते हैं असल मुद्दे की तरफ। ये रमीज हसन राजा क्यों फड़फड़ा रहे हैं, क्यों इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्यों इतनी बातचीत कर रहे हैं? देखें, रमीज हसन राजा साहब पॉजिटिव की बात करते थे क्रिकेट बोर्ड में जब वो चेयरमैन थे। वो कहते थे यार गलत हेडलाइन नहीं लगनी चाहिए। अब जो आप बातें कर रहे हैं उससे क्या अच्छा इमेज जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का? अभी आप पड़ोसी मुल्क में भी देख लें, वहां पर रॉजर बिनी को क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाया गया है और शाहरुख गंगोली, इतना बड़ा नाम क्रिकेट का, उनको हटाया गया। उन्होंने तो आके जो है वो आहो फोगा नहीं किया है, उन्होंने तो शोर शराबा नहीं किया। एक सेकंड आपको इधर इससे रोकेंगे बिकॉज रमीज राजा डज हैव अ पॉइंट। मतलब उनका पॉइंट ये है, उनका ये कहना पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स वगैरह की जो बात कर रहे हैं और गैर सियासी होना चाहिए पीसीबी को, लेकिन नजम सेठी 4 साल होके जा चुके हैं। वॉजंट इट टाइम कि कोई नए चेहरे लाएं, कोई फ्रेशनेस आए, कोई न्यू आइडियाज आए? अब मुड़ के दोबारा नजम सेठी को लगा देना भी एक अजीब सी ही बात लग रही है। देखिए, बात दरअसल ये है, हुमा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर आप जिसके ऊपर एतमाद करते हैं उसको ही लेकर आते हैं। और जहां तक नजम अजीज सेठी की बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि नजम अजीज सेठी साहब कोई दूध की नहरें बहा देंगे या रमीज राजा जो थे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो सुरंगें खोदी थी। बात दरअसल ये है कि हुक्मरान जमात ने जिसको बेहतर समझा, जिसको उन्होंने लगा कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होना चाहिए, उनको जिम्मेदारियां दी। और रमीज हसन राजा की जगह जब सेठी साहब आए हैं तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है। उन्होंने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान सुपर लीग लॉन्च की, इससे पहले जितने भी सरबराह थे वो डर रहे थे, तो नजम सेठी साहब ने वो काम करके दिखाया। अब ये कह देना कि उनको क्रिकेट का नहीं पता, ये थोड़ी सी ज्यादती होगी, क्योंकि वो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 बार सरबराह रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं। बाकी जो सियासी तौर पर भर्तियां और तकरूरियों की बातें हैं, तो खुद रमीज राजा साहब सियासी तौर पर इमरान खान साहब की आशीर्वाद से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने थे। ट्रेजेडी ये है कि याहिया जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे तो वो ये कहते थे कि पीसीबी को सियासी असर और रसूख से बिल्कुल पाक होना चाहिए, सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी वही किया और उसके बाद अब दोबारा से वही रीत चल पड़ी है। एक बात वैसे जो ग्रुप फोटो नजम सेठी एंड कंपनी के सामने आई है ना, जिसमें ढेर सारे लोग, किसी की एज ब्रैकेट पे वैसे नहीं कोई बात करनी चाहिए, लेकिन तजर्बे का भी कोई मुतबादल नहीं होता, लेकिन ज़रा उस तस्वीर में पर्टिकुलरली वो जो ग्रुप फ़ोटो है उसमें ज़रा नई जहत या नए आइडियाज़ या नौजवान जहन का फुकतान ज़रूर नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम क्या उसूली तौर पर सियासत से दूर नहीं होना चाहिए क्रिकेट के मामलात को? बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला यहाँ हो नहीं सकता ये सियासत से दूर चीजों को होना चाहिए। अभी आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कतर में हुआ और वहां पर उनके शेख आए ट्रॉफी देने के लिए। वहां पर जो सियासी शख्सियात थी, वहां पर जो उनके बादशाह थे, वो सारी चीजों को देख रहे थे। तो आप इन चीजों से हटकर आगे बात करें। काम अच्छा होना चाहिए कि कौन आया है कौन नहीं आया। और जो आप बात कर रहे हैं कि बड़ी उम्र के लोग मौजूद है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर को कोई ग्राउंड में दौड़ भाग तो करनी है नहीं, 100 मीटर की दौड़ में जाना है नहीं। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनकी पजीराई होगी। ये परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है, ये थिएटर है, यहाँ परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको रगड़ा लगेगा। अभी सरफराज टीम में वापस आए हैं, बहुत सारे लोग अब भी उनके दिल को सुकून नहीं मिला, ठंडक नहीं मिली सरफराज के 86 रन के बावजूद। वो कह रहे हैं यार सरफराज के आप लेकर आ गए टीम में, आप तो पीछे चले गए। सरफराज 35 साल के हैं, रिजवान 30 साल के हैं। यार परफॉर्मेंस है ये, एज जस्ट इज अ नंबर। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी मिसालें पड़ी हुई हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी उम्र में आके परफॉर्म किया। तो देखिए टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, बैट्समैन जो होता है ना वो 27 के बाद मैच्योर होता है और बॉलर जो होता है वो 22-23 में जो है उसके अंदर आपको फड़क दिखाई देती है। आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड टीमें बनानी चाहिए, पसंद नापसंद के ऊपर चीजें नहीं लेकर चलना चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे ऑस्ट्रेलिया का निजाम पसंद है, 40 साल बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं वजीर आजम बन गया, उन्होंने सब कुछ लपेट दिया, वो गए, पुराना निजाम वापस आ रहा है। रमीज हसन राजा ने कहा कि जी पिचेस ड्रॉप इन होनी चाहिए। उनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लुक आफ्टर कौन करेगा इन ड्रॉप इन पिचेस को? ड्रॉप इन पिचेस तो पाकिस्तान में आए नहीं। रमीज हसन राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ड्रॉप हो गए। या वो अपनी आइडियल की शायद कोशिश कर रहे थे कि हो, ऑल्दो ऑब्वियसली रिसोर्सेज कम है, बट एनीवे थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे हैं। एक बात हम ज़रूर इधर मेंशन करेंगे, चाहे जो भी लड़ाई चल रही हो और आपको पता है ये स्टेटमेंट्स इधर उधर हो रही हैं, हमारा पीसीबी का इदारा पॉलिटिसाइज्ड हमेशा से रहा है। मतलब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, दोस्तियों की वजह से अपॉइंटमेंट्स होती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मुशर्रफ का दौर अगर हम देखें, जनरल मुशर्रफ का, तो तब जनरल तौकीर ज़िया मतलब जनरल तो वो थे पीसीबी चेयरमैन। उसके बाद जरदारी के वक्त, तो जरदारी साहब के वक्त
ज़का अशरफ जो कि उनके दोस्त थे, तो ही वॉज देयर। उसके बाद फिर एजाज भट्ट आए, फिर नजम सेठी नवाज शरीफ के दौर में आ गए, फिर एहसान मानी, रमीज़ राजा, ये कहीं इधर उधर से उठ के नहीं आए। जो जिसको जानता था, जिसको एतबार करता था, जो हमारी इंस्ट्रक्शन लेगा, हमारे कहने पे चलेगा या फिर हमारा विजन लेके चलेगा, हम उसी को लगाएंगे। बात ये है कि इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर थे। इन लोगों ने तो दावा ही नहीं किया ना कि हम सियासत से दूर करेंगे। खान साहब तो खुद क्रिकेटर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, यही कहते थे ना। इमरान खान साहब का आर्ग्यूमेंट यही था ना। लेकिन वो पेट्रन इन चीफ भी तो वो खुद ही होते हैं ना। मेरी बात सुने, इमरान खान साहब का आर्ग्यूमेंट इलेक्शन जीतने से पहले यही था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत कर आए तो उन्होंने जैसे कि तमाम वो काम किए जो वो कहते थे नहीं करने चाहिए, उन्होंने ये काम भी किया। ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, वी आर गोइंग टू स्टे विद क्रिकेट क्योंकि आज हमें बड़ा मजा आ रहा है क्रिकेट पे बात करने। अच्छा, वो तस्वीर आपने दिखानी थी, वो तस्वीर प्लीज मिलिए। अच्छा छोड़ दें, अब बाद में दिखाएंगे आपको। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी ने मजीद खिलाड़ियों को पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। जिन 3 खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है उनमें मुल्तान से ऑलराउंडर अरफात मिन्हास, डेरा मुराद जमाली के टॉप ऑर्डर बैटर बासित अली और साथ ही फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद जीशान शामिल हैं। और शाहिद आफरीदी ने कहा कि ये 3 खिलाड़ी फिलहाल सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, अलबत्ता ये अमल उनकी क्रिकेट से मुतालिक आगे ही समझ और इल्म को वुसअत देगा जो क्रिकेट के अहम तरीन फॉर्मेट के लिए ज़रूरी है। और मिसबाहुल हक ने इस इक़दाम की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा ये अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसके मुस्बत नताइज देखने को मिल सकते हैं। बाय द वे, हमारे टेस्ट में मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? कराची टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने, आपको याद है, आपको नहीं याद तो हम बता रहे हैं, दूसरी इनिंग में किसी नुकसान के बगैर 165 रन बना लिए हैं और कीवीज को पहली इनिंग का खसारा ख़त्म करने के लिए मजीद कितने 273 रन दरकार है। और पाकिस्तान की टीम 438 रन बनाकर आउट हो गई थी। बाबर आजम 161 पर ही आउट हो गए थे। बड़ा दुख है वैसे मुझे इस बात का कि आपका दिल चाहता ना डबल सेंचुरी इनकी हो सकती थी। आगा सलमान ने लेकिन सरप्राइज किया है और टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी बनाई है और 103 रन बनाए इन्होंने। और सरफराज के 86 रन भी जबरदस्त रहे हैं। टिम साउदी ने, सरफराज का भी बड़ा कमबैक है, 86 भी करना क्वाइट अ कमबैक। उन्होंने कहा, उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा था जियो न्यूज़ को, जो उन्होंने दिया था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा डेब्यू कर रहे हैं अपना और उनकी हार्ट बीट, जो दिल की धड़कनें थी, वो काबू में नहीं आ रही। अच्छा, न्यूजीलैंड इज आल्सो, आपको पता ही है ना, रियली फाइटिंग बैक। हाँ, इट्स लुकिंग गुड। ये इतना कोई वन साइडेड लगने नहीं वाला, ये बोथ टीम्स आर इन इट टू विन इट। अच्छा, अब ये मामला तो एक तरफ चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात का एक नया चेहरा या नया रुख, ये तस्वीर हम आपके पेश खिदमत रखना चाहते हैं। और ये देखिए, So this is the new management. This is the new management. Of course, Najam Sethi साहब standing in the leading middle. from the center. And leading from the center. और फिर left right आपको नजर आ रहा है, पूरे भी नहीं आ रहे, काफ़ी से लोग हैं, लेकिन collective age of wisdom चले आपको कह दें तो वो at least 550 years तो लगी रही है हमें। देखिए, we are not taking it away from them. It's just saying कि कोई नए ideas भी एक चीज़ होती है, कोई थोड़ी सी फ्रेशनेस भी डाली जा सकती थी इसमें। शेख साहब ने ये लीडिंग लाइट के तौर पर तस्वीर खाना पूरी करने के लिए कोई यंगस्टर्स को भी डाल देते। Welcome back, Good morning once again. Thank you so much for joining us. अच्छा जी, किसी ने कहा था, अब ये सुन ले ज़रा गौर से, कि पहाड़ पर चढ़ना जो है ना वो आसान है, लेकिन आदत बदलना बहुत मुश्किल। और यही हाल है हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ताजरों का, हमारे दुकानदारों का, जो 12-1 बजे से पहले दुकान खोलने को तैयार नहीं, और देर तक जागना और देर से उठना हमारे कौमी मिजाज का हिस्सा बन चुका है। सिर्फ ताजरों की क्यों बात करें, जो शॉपर्स होते हैं, जो शॉपिंग करने जाते हैं, उनका भी यही हाल है। हुकूमत ताजरों और कारोबारी तबके की मिन्नतें कर रही है, कारोबार रात 8 बजे बंद कर दे, मगर ताजर बरादरी सुनने को तैयार नहीं। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि रेस्टोरेंट्स और जो हैं वो उनको आगे तक ले जाया जाए, घंटा या 1.5 घंटा आगे कर दिया जाए, लेकिन बेसिकली इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत होगी। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें बैसियत कौम
अपने अंदर खुद एहतसाबी करनी चाहिए। देखिए, यूरोप के अंदर बांग्लादेश ने भी इस एनर्जी क्राइसिस के ज़माने में अपने तजारती मराकज़ को सनसेट के बाद बंद कर दिया है, और हमारे यहाँ हम 12-12, 2-2 बजे तक जो बिजलियाँ जलाकर बैठते हैं, और हमारे ताजर बरादरी कहती है कि हम किसी किस्म की पाबंदी नहीं मानेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि हम शहनशाहों की तरह नहीं रह सकते, जबकि हमारी मईशत इस इम्पोर्ट के दबाव के तहत सिसक रही है। एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ताजर कहते हैं कि हुक्मरान तो शहनशाहों की तरह ही रहते हैं, और हम जब अपने मर्ज़ी से कारोबार करना चाहते हैं तो फिर हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन हम ये बहस और ये लड़ाई बरसों सदियों भी कर सकते हैं। बात यह है कि इन मामलात का हल निकाला जाए, एंड एट द सेम टाइम बहैसियत कौम शॉपर्स की आदत शायद तब्दील करना इतना मुश्किल नहीं है। जब दुकान पता है कि सुबह 9 बजे खुलेगी और रात 8 बजे बंद हो जाएगी, तो शॉपर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जब कोविड में शॉपर ने अपने आप को ऑनलाइन परचेजिंग पे एडजस्ट कर लिया तो ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन धौस धांधली और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करके क्या ये मामलात हल किए जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। इट्स हाई टाइम कि हम अपनी खुद एहतसाबी करें, बहैसियत कौम भी और हुक्मरान भी अपने अतवार पर ज़रा गौर करें। प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जावेद कुरैशी साहब भी हमारे साथ होंगे, ज्वाइन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में क्या हो रहा है। उन्होंने भी तो एनर्जी कंजर्व करनी है, प्रॉब्लम्स उनके भी वही वाले हैं, लेकिन हाउ दे आर टैकलिंग देम ये बताना बहुत ज़रूरी है। लंदन से हमें बता रहे हैं मुर्तज़ा अली शाह, और उसके बाद इरफान सिद्दीकी से बात करेंगे जो कि हमें टोक्यो से ज्वाइन करेंगे। बट फर्स्ट मुर्तज़ा अली शाह फ्रॉम लंदन। जी, बरतानिया में चाहे गर्मी हो या सर्दी, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस के और जो हाई स्ट्रीट्स के खुलने का जो टाइम है वो मुख्तलिफ है। जो न्यूज़ एजेंट्स हैं वो सुबह तकरीबन 6:30 बजे खुलते हैं और शाम को 7:30 बजे वो बंद हो जाते हैं, जिसमें ग्रोसरी शॉप, बाद ऐसी ग्रोसरी शॉप भी हैं जहाँ पर अखबारें बिकती हैं जो रात को 9:30-10 बजे तक भी खुलती हैं। उसके अलावा जो बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट सुबह तकरीबन 9 o'clock वो खुल जाती हैं, और रात को तकरीबन बाद सुपर मार्केट 7 बजे बंद होती हैं और बाद रात को तकरीबन 10 बजे तक बंद होती हैं। जो हाई स्ट्रीट्स हैं जिस तरह ऑक्सफोर्ड सर्कस है और जो बाकी जितने भी जो बिज़ी हाई स्ट्रीट्स हैं वो तकरीबन सारी दुकानें सुबह जो 7 और 10 के दरमियान खुलती हैं और शाम को 5 और 7 के दरमियान वो बंद हो जाती हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो दिन को लेट खुलते हैं। बहुत सारे जो कैफ़ेज़ हैं वो सुबह जल्दी खुलते हैं और शाम को तकरीबन 5 बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन बाद रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो दिन को 11 से 12 बजे तक खुलते हैं और रात को 11 बजे वो तकरीबन सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। बहुत मुख्तलिफ जो एरियाज़ में बाद ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो रात को सुबह 1 से 2 बजे तक भी खुले होते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए जो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग तक जिन रेस्टोरेंट्स को खुलने की इजाज़त है। लेकिन मोर देन 90-95% ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो रात को 11 बजे जो अपनी शिफ्ट वो ख़त्म कर देते हैं। जो हाई स्ट्रीट्स हैं, हाई स्ट्रीट्स की टाइमिंग शुरू होती है सुबह तकरीबन एवरेज 10 बजे से लेकर जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, और वो शाम को 7 से 9 बजे के दरमियान बंद कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो किसी जो मुख्तलिफ जो फार्मेसी स्टोर्स हैं, बाज़ एरियाज़ में बाद ऐसे फार्मेसी स्टोर्स हैं जो पूरी रात के लिए खुले होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन हालात के लिए हैं कि वहाँ मेडिसिन दी जाती हैं, इस हवाले से प्रोविजन है। बाज़ ऐसे स्टोर्स हैं जो 24 आवर्स भी खुलते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़े एरियाज़ में सिर्फ चंद एक ऐसे स्टोर होते हैं जिनको पूरी रात का जिनके पास लाइसेंस होता है। जो नाइट क्लब्स हैं वो भी जो रात को तकरीबन 1 बजे सुबह 1 बजे बंद हो जाते हैं, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में बाज़ सुबह 3 बजे तक भी बाज़ जगहों पर लाइसेंस है। और उसकी वजह यह है कि 24 आवर्स या अनरेगुलेटेड। हमें बिल्कुल समझ आ गई है आपने जिस तरह बताया है। बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि जो लेट नाइट खोलते हैं उनको भी एक परमिट है, एक लाइसेंस है जो उनकी ज़रूरत होती है, वरना इट्स नॉट ऑन। नाइट क्लब भी 1 बजे बंद हो रहा है, हमारी यहाँ मेहंदी सुबह 4 बजे तक चलती है। अच्छा जी, टोक्यो चलते हैं। इरफान सिद्दीकी हमें वहाँ से बता रहे हैं। जी इरफान। जी नाज़रीन, जापान दुनिया का तीसरा बड़ा सनअती मुल्क है और बहुत ज़्यादा बिजली भी पैदा करता है, लेकिन जापान की जो गवर्नमेंट है, जापान के जो लोग हैं, जापान की अवाम है, वो बिजली को बहुत ही तरीके से, मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जापान में जो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, सूरज निकलते ही लोग काम की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। फैक्ट्रीज जहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा खपत है, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत सुबह स्टार्ट हो जाती है। लोग सुबह जल्दी दफातर पहुँचते हैं और उनकी कोशिश होती है कि शाम का सूरज ढलने से पहले पहले अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बिजली की ज़्यादा कंजम्पशन वाले काम है, वो सूरज की रोशनी में ख़त्म कर ली जाए, ताकि बिजली का जो इस्तेमाल है वो
वो कम से कम हो। घरेलू सार्फिन भी बहुत एहतियात से बिजली को इस्तेमाल करते हैं। इवन के घर वहाँ जब पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी छोटे होते हैं, लकड़ी के बने हुए घर होते हैं, लेकिन जिस जगह वो बैठते हैं वहीं की बिजली जलाई जाती है और बहुत किफ़ायत शौरीक से बिजली को इस्तेमाल करते हैं। माजी में जब एक दफ़ा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, जब वहाँ पे एक एटमी प्लांट में धमाका हुआ सुनामी के नतीजे में, कि लोग कम से कम बिजली इस्तेमाल करें, तो ऐसा लगता था रात में बिल्कुल वहाँ में ब्लैक आउट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ चंद एक बिजली जो है वो नज़र आती थी, लाइटें नज़र आती थी शहरों में। तो जापान की गवर्नमेंट और जापान के अवाम इंतहाई बाशऊर हैं और बिजली सस्ती होने के बावजूद बिजली का इस्तेमाल बहुत ही मुनासिब तरीके से दिन की रोशनी में करते हैं। बाजार भी रात को जल्दी बंद हो जाते हैं। जी सो ये फ़र्क है बेसिकली तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक का, और ये फ़र्क हाँ तब तक कायम रहेगा जब तक हम थोड़ा सा समझदार नहीं हो जाते, हम कॉमन सेंस से काम नहीं लेते और बिला वजह के पंजाबी में कहते हैं ना आडे लगाना और अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करना वो ख़त्म नहीं करते। सो जावेद कुरैशी साहब से हम बात करते हैं। सर शुक्रिया आपने वक्त दिया। जावेद साहब, बहुत मुश्किल माशी हालात रहे हैं भी, लेकिन एट द सेम टाइम हर बात पे जो की जाती है ये रिएक्शन, ओहो हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम नहीं मानेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या ये सही रिएक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आपने ताजिरों की आवाज़, आपका मीडिया बना और हुक्मरानों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए यही ज़रिया है। देखिए जी, आपने अभी मुर्तज़ा अली शाह साहब और इरफान साहब की टोक्यो और लंदन से जो भी रिपोर्ट पेश की है, हमें बिल्कुल कबूल है। आप बातें हमारे हुक्मरान करते हैं यूरोप और अमेरिका और जनाब जापान की फैसिलिटी, हमें जो है दुनिया के जो आखिरी दर्जे के जो मुल्क हैं वो सहूलतें ताजिरों को, आप हमें सहूलत दें। डे लाइट के अंदर हम कारोबार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देखें जो शॉपिंग सेंटर हैं उनके अंदर आप लोड शेडिंग के जो हमारे जो डे लाइट में जो हम काम करते हैं, कम से कम उस वक्त वो फीडर हमें जो है लोड शेडिंग ना की जाए। लेकिन उसके बरक्स एक हुक्म आता है हुक्मरानों की तरफ से और फरमा दिया जाता है कि गवर्नमेंट जी आपने 8 बजे जो है बाज़ार बंद करनी और 10 बजे रेस्टोरेंट और शादी हाल। अब मुझे बताएं 8 बजे जो बंदा जाएगा वो शादी हाल कैसे पहुंचेगा, कैसे वो तैयारी करेगा? इसके लिए एक अच्छी तजवीज़ हमने पहले भी गवर्नमेंट, कम से कम आप स्टेक होल्डर से बैठें, उनसे मुशावरत करें और उनकी तजावीज़ ले के मुल्क भर से फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट कराएं। ताजिर ने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, आपने कोविड का हवाला दिया, क्या कोविड में हमने ताउन नहीं किया? गवर्नमेंट से बहुत भरपूर ताउन किया, लेकिन जब भी कोई भी मुसीबत आती है वो सारा ताजिरों के गले में डाल दिया जाता है। लेकिन ताजिर खुदा न खास्ता इस मुल्क का बाशिंदा है, इस मुल्क की खिदमत करता है, हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमें किसी भी दौरे तेरे हम टैक्स भी देते हैं। सबसे महंगी बिजली इस वक्त आपको पता है, लेट नाइट में जो भी हमारी बिजली है, सबसे महंगी बिजली ताजिर खरीदता है, उसके बरक्स उसे बिजली नहीं दी जाती। उसके घरेलू मामलात ये हैं कि हमें गैस नहीं मिलता। आप मुझे बताएं तो जाएं क्या? माशी हालात हमारे इस कदर ख़राब हो चुके हैं। मैं तो आज भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत से कहता हूँ कि वो माशी इमरजेंसी लगाएं, क्यों नहीं काम करते वो लोग? माशी इमरजेंसी लगानी भी चाहिए। और जावेद साहब, वैसे टैक्स पेयर्स आप लोग इनडायरेक्ट मद में टैक्स सर्टनली देते होंगे, लेकिन तारिक रोड पे बैठा हुआ फैंसी कपड़े बेचने वाला जितना दुकानदार है 5-5 लाख रुपए का दुल्हनों का जोड़ा बेच रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है टैक्स की। वहाँ ज्वेलरी शॉप्स हैं, पूरी मार्केट है, जोड़िया बाजार में थोक के हिसाब से कैश पे कारोबार चल रहा है। क्या हम ये मामलात भी कभी ठीक कर पाएंगे? सर बिल्कुल हो सकता है। आपने अब्दुल्ला जो बात की, हम एग्री हैं। मैं तो क्या, मेरी पूरी ट्रेड यूनियन, हम उसे ताजिर ही नहीं मानते जो टैक्स नेट में ना आए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो टैक्स नेट के अंदर। आप राबी सेंटर चले जाएं, बिल्कुल सर। कौन कितने ताजिर होंगे जो टैक्स नेट पे होंगे वहां पे? और माशाल्लाह सबके डिफेंस फेज 7 और फेज 8 में घर हैं, 1000 गज के या 500 गज के। सर आपने जो बात की, जो उसके पास शॉप पे जो माल आया है वो टैक्स देकर आया है। आप कौन से टैक्स ले? जनरल साइड टैक्स है, आप एक टैक्स देते हैं, दूसरा उसके ऊपर आता है, तीसरा उसके ऊपर टैक्स आता है। कितने टैक्स लेंगे आप? एक साबुन की टिकिया आप ले लें, उसके ऊपर भी टैक्स है, एक मिनरल वाटर की बोतल ले लें, उस पर भी टैक्स है। लेकिन आप तो ये तो देखें ना कि उसके साथ वो जो शॉपकीपर है उसने 3 से 4 बंदे एंगेज किए हुए हैं, 4 खानदान उसके साथ अटैच हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ताजिर हर मामलात में हुकूमत की ख्वाहिशारी से बिस्मिल्लाह एक कदम आगे बढ़ाए, हम 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए। आप बताएं आप इससे क्या कर रहे हैं? आपने क्या उनसे बात की, कोई मुशावरत हुई? जो आप कह रहे हैं किसी के साथ बैठे, कोई आपने अपनी तजवीज़ दी, और अगर दी तो क्या थी?
हुमा देखिए, कोई तजवीज़ अभी तक हुकूमत ने, ये एक तजवीज़ है, ये विफाकी काबीना ने एक तजवीज़ दी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने और उन्होंने यासिर इकबाल साहब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक हमसे कोई राब्ता हुकूमती नुमाइंदे ने नहीं किया। कम से कम वो बैठे, हम बिल्कुल कुर्बानी देंगे इस मुल्क के खातिर। हमने ताजिरों ने पहले भी कुर्बानी दी है और आज भी हम कुर्बानी। अच्छा, आपने इससे पहले जिक्र किया था, ये प्रॉब्लम एक्चुअली है किधर की, ये लोड शेडिंग हो जाती है, लाइट महंगी है, लाइट बंद कर देते हैं, गैस की, मतलब प्रॉब्लम आपकी साइड से कहाँ आ रही है? हालांकि अगर आप पहले कारोबार शुरू करें, अगर कुछ घंटे 1-2 घंटे सुबह कर ले तो आपको तो वो डे लाइट सब कुछ मिल ही रहा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौन सी चीज आपको जो आपकी हल की जाए तो आप लोग इस बात पे जो आपको आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सही नहीं। बिल्कुल आपने सही फरमाया हुमा। असल मसला यह है कि डे लाइट के अंदर कारोबार हो सकता है। हमारे कराची का जो मिजाज है वो आपने अभी अब्दुल्ला ने बिल्कुल वाज़ेह की कि वो ट्रेंड है, आप सर्विस में जाते हैं, आप ऑफ होते हैं 5 बजे 6 बजे अपने ऑफिस से, उसके बाद अपने बच्चों में जाते हैं, फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो ये एक मामला, हमारी जो सेल जो है वो इवनिंग में ही शुरू होती है। लेकिन एक सेकंड, ये तो क्योंकि वो दुकानें वगैरह खुली होती हैं, अगर आप लोग अपने टाइमिंग चेंज कर देंगे तो कंज्यूमर को तो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने जो बात की, असल हम डे लाइट से जो मुस्तफीद हो रहे हैं, उसके साथ उन फीडर, कमर्शियल फीडरों के ऊपर हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। दिन भर भी लाइट नहीं होती। आपको पता है कितनी कंजेस्टेड मार्केटें हैं, सांस नहीं लिया जाता उन मार्केटों में। आखिर हुकूमत चाहती क्या है हमसे? भाई एनर्जी करें। दिन भर अगर लाइट नहीं होती लेकिन डे लाइट तो होती है ना। सोचे अगर आप रात को काम कर रहे हो, होती है ना, उनमें कोई वेंटिलेशन नहीं होता, जो एक पतली एली में छोटी छोटी दुकानें होती हैं। अच्छा, दूसरा यह है कि अल्टरनेट एनर्जी पे हम जा सकते हैं, क्यों नहीं उस पर सब्सिडी दी जाती? सोलर के ऊपर हमें कन्वर्ट किया जाए, दूसरे मामलों उस पर सब्सिडी देकर इस मुल्क को एनर्जी की जो क्राइसिस है उससे हम बाहर आ सकते हैं। वैसे ये एक अच्छी तजवीज़ हो सकती है कि एक सर्टन परसेंटेज या जितना आप नौयत तय कर लें ताजरों की, आप उन्हें मस्ट करें, उन्हें लाजिम करें कि जनाब अगर आपने 8 बजे के बाद चलना है या आपने 7 बजे के बाद चलना है तो आप अपनी सोलर एनर्जी या उसके ऊपर चलाएं दुकान। और वैसे कुछ अपनी तरफ से आप लोग मेजर्स भी ले सकते हैं। अगर जो आपने कहा है कि गलियों में होती हैं दुकानें वगैरह, तो उसके लिए फिर आप लोग कोई और चीज़ करें। आप लोग मिल के कोई बेहतरी अपने सिस्टम पे लाएं ताकि आपकी अग्रीमेंट जो है वो हुकूमत के साथ हो सके। तो इस तरह तो काम चलता रहेगा। जो कंजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने शुरू में कहा हमने लंदन और टोक्यो से रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई हैं, माना कि वो हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन हमें कुछ कदम तो लेने ही पड़ेंगे ना कुछ बीच में आने के लिए। और जावेद साहब वो इसीलिए हमसे आगे हैं क्योंकि हम आज तक इसी बहस में पड़े हुए, इधर ही बैठे हुए हैं हम लोग। देखिए, बिल्कुल अब्दुल्ला आपने सही कहा, हुमा आप भी सही करिए। हमारे मामलात कुछ ये है, जब हम टेबल पे बैठेंगे 10 तजवीज़ उनकी तरफ से आएगी तो 5 हमारी तरफ से आएगी, तो मिल बैठकर कोई इसका सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन मसले ये है, एक शाही फरमान हमारे ऊपर तो कह दिया जाता है कि जी आज से कल से ये होगा। भाई आप मेरी बात सुने, हम महंगी बिजली भी खरीदें, टैक्स भी हम दें, हमारे घर से जब हम निकलते आपने कहा डे लाइट के अंदर काम करें। आज आप देखें कराची के अंदर आपके पास गैस नहीं है, हम कहाँ से नाश्ता करके अच्छा आप तो चले ताजरों के नुमाइंदे हैं, आई अंडरस्टैंड कि आपने दोनों तरफ का मौक़िफ़ समझना भी है और ताजरों का भी आप पे बहुत प्रेशर होगा। आपको लगता है कि आपके लिए एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है डील करना, क्योंकि बाज़ लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हैं मामलात सुन के, क्योंकि मतलब समझने के लिए तैयार ही नहीं होते और आप भी बेबस हो जाते हैं कि आप करें कि क्या करें ताजरों की तरफ से। देखिए बिल्कुल हमारे देखें बाकायदा ट्रेड यूनियन है, हम जब हुकूमत से हमारे मामला तय होंगे लाजमी है हम उन लोगों को मोटिवेट करेंगे अपने ताजरों को कि भाई हमने इस मामले पे यहाँ ये सेटलमेंट हुआ है, आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे नहीं है कोई हम आज़ाद हैं, हम इस पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क में हमने बड़े तो मसला क्या ये हुआ है कि आपको कंसल्ट ही नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, सिरे से नहीं किया। मैं बेसिकली ये सारी डायरेक्टिव जो है ये उन्होंने डिसीजन करके हुकूमत ने लेके आप लोगों को बता दिए, बस ऐलान कर दिया जी उन्होंने कि ये होगा। वैसे तो इम्प्लीमेंटेशन अभी तो नोटिफिकेशन भी आप कह रहे नहीं आया, आएगा नोटिफिकेशन। अभी तो हुकूमत आप माशी मामलात में इतनी घिरी हुई है। आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि भाई हमारे साथ बैठे हैं कोई बात? बिल्कुल हमने तो, मैं आज भी दावत देता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, क्यों नहीं हुकूमत हमारे साथ बैठती, क्यों नहीं बात करती? जो स्टेक होल्डर है पूरे मुल्क के, ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को कुर्बानियां देनी है।
8 बजे तक इज़ अ वेरी रीजनेबल टाइम फॉर शॉप्स टू क्लोज डाउन। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स, हाँ इसके टाइम में एक्सटेंशन होनी चाहिए। एटलीस्ट शादी हॉल 11 बजे तक खुला होना चाहिए और रेस्टोरेंट भी एटलीस्ट 11 बजे तक बात खुला करके होना ऐसा चाहिए। लग रहा है कि अगर कंसल्टेशन हो जाए हुकूमती साइड और आप लोग मिल के, तो शायद आप लोग 8 बजे के लिए भी मान ही जाएंगे। कोई इतने बड़े इशू नहीं है, लेकिन कम से कम हुकूमत इस तरीके से एक कदम आगे तो बढ़ाए, हम 2 कदम आगे बढ़ाए। Things should make sense. Alright. 8 बजे रेस्टोरेंट बंद करना डज नॉट मेक सेंस। रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे अगर आप 8 बजे का टाइम लगाएंगे। सो रेस्टोरेंट 10-11 बजे तक, शादी हॉल भी 11 बजे तक, दुकानें पहले बंद की जा दुकानें सकती 8 बजे। अगर आप दुकानें बंद कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद मामलात आसान हो जाएंगे। हाँ, लेकिन दुकानों का बंद होना फिर जरूरी है, होगा, तभी लेकिन लोग 9 बजे तक खाने पे पहुंच सकेंगे। मैं आप इजाजत दें तो मैं आपकी एक बात, आप ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप कम से कम हमारी इस ब्यूरोक्रेट, हमारे बुजुर्गों से ये एक्स्ट्रा जो लाइट, जो एनर्जी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी लगे हुए, क्यों नहीं वो किफायतशारी की अपने यहाँ से पहल करते, उसके बाद ताजिरों से मांगे कुर्बानी। ताजिर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए ताजिर पहले भी दी और आज भी देगा हमारे इंशाल्लाह। प्लेटफॉर्म पे आपने ये भी कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद। बात ये कि इतना हमें लगता है कि हवा है, ये मसला हल नहीं हो सकता। ये मसला बातचीत, तमाम मसाइल बातचीत के साथ हल हो सकते हैं। ऐसी कोई लाल लकीर नहीं किसी ने भी खींची हुई है। हुकूमत को भी ज़रा लचक दिखानी चाहिए। ताजिर बिरादरी भी हमारे मुल्क का असासा भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको भी ज़रा बहुत सारी चीज़ों में रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सो दोनों तरफ से मिलकर अगर ताउन किया जाएगा तो मामलात हल हो सकते हैं।